नमस्कार। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अतीत होता क्या है। अतीत मतलब कि बीता हुआ समय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अतीत क्या है, यह कब बीता, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में जब हम अपने अतीत को जानने का प्रयास करते हैं तो अपने इर्द गिर्द हम उन जानकारियों को, तथ्यों को, आंकड़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो हमें बताती है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। तो इसी क्रम में रशीदा एक अखबार पढ़ रही थी और उसकी नज़र एक अखबार की समाचार या न्यूज़ पर पड़ी जिसका शीर्षक था 100 साल पहले। अब वो सोचने लगी कि किसी को कैसे पता चल सकता है कि पहले क्या हुआ था। क्या ऐसा पता लगाया जा सकता है? तो ऐसे में कैसे पता लगाए कि क्या हुआ? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो रेडियो, टीवी, मोबाइल, अखबार और इसके अलावा बुक्स जैसे अनेक साधन हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था। न केवल टीवी, मोबाइल और अखबार की बात करेंगे बल्कि हम अपने घर में भी दादा, नानी और इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कहानियां सुनते हैं, ऐसी अतीत की बातें सुनते हैं जो बताती है कि पहले बीता हुआ समय कैसा था। तो आप समझ रहे हो कि हम किस ओर बात कर रहे हैं। हम उस ओर बात कर रहे हैं कि हम अपने पिछले समय की बातों को कैसे जानें। और पिछले का हम का अर्थ यहाँ पर न केवल व्यक्तिगत है कि केवल हम अपने बारे में जानें, बल्कि यहाँ पर व्यक्तिगत भी हो सकता है, परिवार के बारे में भी हो सकता है, समाज के बारे में भी हो सकता है, या किसी देश के बारे में भी हो सकता है कि उसका इतिहास कैसा था। तो ऐसे में अतीत के बारे में हम बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कहाँ पे रहते थे। तो इस तरीके की जो बातें हैं, कहाँ पे मतलब कि घर कैसे होते थे, तो इस तरीके की अनेक बातों को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब जैसे यदि हम किसी शिकारी या किसान या शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीत, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करना है तो हम एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें कलाकार की जीवनी दी हुई होती है, जैसे शासक की जीवनी दी हुई होती है। तो ऐसे में हमको जैसे मान लो अब्दुल कलाम के बारे में जानना है तो हम अब्दुल कलाम की जीवनी को पढ़ेंगे। यदि हमको किसी और के बारे में जानना है, हाँ, आपको पता भी है कि जैसा कि हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, तो चाचा नेहरू के बारे में जानना है तो हम उनकी किताब ढूंढ लेते हैं। यदि हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पे बोलना चाहते हैं या उनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उनकी पुस्तक ढूंढ लेते हैं, या फिर और अन्य ऐसी कुछ तथ्य ढूंढते हैं, जानकारियाँ ढूंढते हैं जो हमें महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दे सकती है। और अभी तो हम खुद जानते हैं कि गूगल या यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन के आया है जो हमें काफ़ी आसानी से बहुत सारी जानकारी प्रदान कर देता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं दादा नानी की कहानियाँ और इसके अलावा अपने बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ भी हमें इतिहास के बारे में बताती है, अतीत के बारे में बताती हैं। अब ऐसे में यदि हम जानने का प्रयास करें कि लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर जब देखिए कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। नर्मदा नदी आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। यदि हम नर्मदा नदी को देखने का प्रयास करते हैं या नक्शे में, तो भारत के बीच में यहाँ पर ये जो नदी बह रही है, सतपुड़ा, ताप्ती,
सोन नदी, ये चंबल नदी, असल में यहाँ पर विंध्य की पहाड़ियाँ विद्यमान है और यहाँ पर ही नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी को। तो यहाँ नर्मदा नदी में भी लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे? तो जब आरंभ में लोग यहाँ पर रहते थे, आसपास में जो भी मिलता था इकट्ठा करते होंगे। आप भी समझ सकते हैं कि जो आदि मानव है वह अपने आसपास में जो भी कच्चा सामान मिलता था या कच्चा भोजन मिलता था उसे इकट्ठा करता था, पेड़ पौधों से इकट्ठा करता था, जड़ों से इकट्ठा करता था, जंगल के अन्य जीवों को भी मान शिकार के द्वारा या ये इकट्ठा कर लेता था। तो ऐसे जो प्रकृति से प्राप्त उत्पाद हैं उन पर निर्भर था। कुछ ऐसी बात यदि हम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में करते हैं तो यहाँ पर भी जब देखेंगे तो यह 8000 साल पुराना स्थल है। ये सुलेमान और किरथर, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर भी गेहूँ जौ जैसी फसलों का उत्पादन होना शुरू हो चुका था। भेड़ बकरी गाय बैल आदि पालना भी सीख चुके थे और इसके अलावा काफ़ी मानव ने विकास करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं विंध्य पर्वतमाला, जहाँ पर हमने पहले नर्मदा नदी को देखा था, यहीं पर ही विंध्य पर्वतमाला भी आती है, ये रही। और यहाँ पर सबसे पहले चावल का उत्पादन जो किया जाता है वह विंध्य के उत्तर में किया गया। उत्तर में मतलब जब भी हम नक्शा देखें तो हमें ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर होगा, उत्तर। और इसी तरीके से नक्शे में जब भी हम देखें तो चारों दिशाओं का हमें ध्यान होना चाहिए। कौन सी चार दिशाएं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, साउथ, और इसके अलावा पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व और पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। सीधे हाथ की ओर देखेंगे तो पूर्व, उल्टे हाथ की ओर देखेंगे तो पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। इससे आपको याद रह जाएगा उत्तर में, और उत्तर में हिमालय स्थित है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि हम नक्शे को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है, जैसे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे सोन नदी, यमुना नदी आदि यहाँ आसपास बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, सतलज नदी, झेलम, चेनाब, रावी जैसी नदियाँ हम नक्शे में देख सकते हैं। और यह नदियाँ भारत में अथाह जल संपदा को लाती है। इसके अलावा यहाँ पर थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल राजस्थान में आता है आमतौर पर, अधिकतर भाग इसका। इसके अतिरिक्त गोरा की पहाड़ियाँ। इसके अलावा यदि हम देखें तो भारत के दक्षिण की प्रमुख नदियों की बात करें, सतपुड़ा, ताप्ती, नर्मदा मध्य भारत की नदी, महानदी, गोदावरी नदी दक्षिण की नदी है, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार और कावेरी नदी। तो इस प्रकार की नदियाँ भारत में बहती हैं। यहाँ पर आ गया अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। नीचे वापस हम पहुँचते हैं तो श्रीलंका आ जाता है। अच्छी तरीके से सभी परिचित है कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है और हिंद महासागर भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ
जिनकी बात यहाँ कही गई है वह बहती है, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी और काबुल नदी, व्यास नदी, ये सभी नदियों का जो प्रवाह है वो हम नक्शे में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो गंगा और सोन नदी की बात भी की जा रही है। गंगा और सोन नदी के बारे में यहाँ बताया था मैंने कि ऊपर वाले भाग में हिमालय के आसपास में बहती है। ये मैदानी भाग है जहाँ पर गंगा नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, चंबल नदी आदि का बहाव होता है। ये नदियाँ निश्चय ही, जब हम बात करते हैं तो भारत में एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि किसी भी मनुष्य को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ऐसे में जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पर न केवल कृषि हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, बल्कि वन उत्पाद भी अधिक प्राप्त होते हैं, विभिन्न जीव जंतु भी वहीं पर रहते हैं, तो सारी सुविधाएं वहाँ पर प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। अब ऐसे में भारत में न केवल ये नदियाँ बहती है बल्कि पर्वत भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर जैसा जल वाला हिस्सा भी है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है। इसे हम समुद्र तटीय सीमा कहते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि भारत के एक तरफ तो सीमा जल सीमा है तो वहीं दूसरी तरफ स्थल सीमा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। एक उप महाद्वीप या प्रायद्वीप के तौर पर जानते हैं, हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर काफ़ी सारे व्यापारियों ने व्यापार किया है और इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों का विकास हुआ है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जैसे धर्मों का यहाँ पर विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम यहाँ पर देखें तो अनेक ऐसी साहसिक घटनाओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। आपको याद है कि भारत पर विभिन्न विदेशियों ने आक्रमण किए, तो उन्होंने भी यहाँ पर आक्रमण किए। इसके पीछे यही कारण था कि भारत काफ़ी संपन्न है और उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारी वस्तुओं को ले जाने की कोशिश की जिससे अपने देश में समृद्धि ला सकें। तो ब्रिटेन के शासकों ने भी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक राज किया। पुर्तगालियों ने गोवा में लंबे समय तक राज किया, क्योंकि पुर्तगाल एक बंदरगाह वाला क्षेत्र है और यहाँ पर मसालों का उत्पादन की जो बात होती है, मसालों के व्यापार की बात होती है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसीलिए यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा और गोवा में पुर्तगालियों ने लंबे समय तक राज किया। हाँ, इसी क्रम में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ। आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 19 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा लंबे समय तक गुलाम था और पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी 19 दिसंबर 1961 को मिली थी। इसीलिए इसी दिन गोवा में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब बात होती है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब यहाँ पर जब यात्राओं की बात होती है तो हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि हम नक्शे में देखते हैं तो एक ओर तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो दूसरी ओर मैदान है, तो वहीं थार का मरुस्थल भी है। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र भी आता है, तो यहाँ पर समुद्र की सीमा जो है वह लगती है।
तो ऐसे में इतनी सारी विविधताएं विद्यमान है और इन्हीं को देखने के लिए, इन्हीं को महसूस करने के लिए या विशाल भारत उपमहाद्वीप की संस्कृति का अध्ययन करने, भारत की संस्कृति को महसूस करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के लिए, भोजन के लिए और एक दूसरे के विचारों को जानकारी करने के लिए या फिर नई नई बातों को जानने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। अब जब हम भारत के नाम की बात करते हैं तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। तो असल में इंडिया जो है वह इंडस से निकला है, इंडस सिविलाइजेशन से। इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं को गिना जाता है और यह संस्कृत में सिंधु से जाना जाता है। अब ऐसे में जब हिंद, सिंध, इंडस, इंदोस जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया तो एक शब्द आया इंडिया, जिसे हम भारत को इंडिया के रूप में जानते हैं। लेकिन भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत भी पड़ा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो हमारे पास एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जो कि लिखी हुई है लगभग 3500 वर्ष पूर्व, जिसका नाम है ऋग्वेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें ऋचाएँ मिलती है। अब थोड़ा सा और देखें तो अतीत के बारे में कैसे जानें, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम अखबार, रेडियो, टीवी, पुस्तकें, पांडुलिपि आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांडुलिपि है क्या? तो पांडुलिपि जो है मैं एक पहले पाठ पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैं बता भी चुका हूँ। पांडुलिपि जब पुराने समय में विभिन्न कागज या ताड़पत्रों पर लेखन का कार्य किया जाता था तो उसे जोड़ने के लिए उसके बीच में या एक और एक छेद कर दिया जाता था, जिससे अंदर धागों से बांध दिया जाता था और उस पर एक कवर लगाया जाता था जिसको भी धागे से बांध दिया जाता था और इसे या तो रस्सी से बांधा जाता था या फिर कपड़े की गठरी में रखा जाता था जिससे सुरक्षित रहे। इसी को पांडुलिपि कहा जाता है और यदि हम कहें तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक है यह। इसीलिए यह भी कह सकते हैं कि पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई है पांडुलिपि कहलाती हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैनु मतलब हाथ और हाथ से लिखी हुई होने के कारण इसे मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ऐसे ताड़पत्र हम पूरे भारत पे जगह जगह देख सकते हैं और विश्व में भी अलग अलग स्तरों पर देख सकते हैं। और इस ताड़पत्र को बनाने के लिए एक विशेष पेड़, भुर्ज नामक पेड़, जिसकी छाल का प्रयोग किया जाता है और भोजपत्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक ताड़पत्र दिखाई दे रहा है जिसमें ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है और पेड़ की भुर्ज, पेड़ की छाल से भी ऐसी ही पांडुलिपि बनाई जाती है। यहाँ पर एक पांडुलिपि बताई गई है जो कि भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। अब ये पांडुलिपियाँ है वो सारी पांडुलिपियाँ एक साथ हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी पांडुलिपियाँ समय के साथ नष्ट हो गई है, या तो बारिश के कारण नष्ट हो गई, पानी लगने के कारण नष्ट हो गई, या फिर कीड़ों ने खा लिया, या फिर जला दी गई। तो अनेक कारण हो सकते हैं। जब इन पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया है तो अनेक पांडुलिपियाँ अभी भी पड़ी हुई है जिसमें राजाओं के जीवन, धार्मिक मान्यता, व्यवहार, औषधि, विज्ञान आदि सभी के बारे में तो जानकारी मिलती ही है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, इसके अलावा कविताएं, नाटक आदि को भी इस पर लिखा गया है जो कि प्राकृत और तमिल में लिखा गया है। अब यहाँ पर एक और आकृति बताई गई है जो कि शिलालेख है।
अब यहाँ पर पहले तो हमने कहा पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई, तो प्रश्न फिर उठता है हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि होती है तो पत्थरों पर लिखा हुआ क्या होता है, शिलालेख। तो ऐसे न ऐसे तांबे की प्लेट पर या धातु की प्लेट पर लिखा होता है, क्या कहते हैं, धातु की प्लेट पर लिखा होने के कारण धातु लेख कहते हैं। लेकिन ताम्र पे लिखा हो तो ताम्र लेख कहे जाते हैं। ऐसे लेख न केवल भारत में मिलते बल्कि अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, इसके अलावा अन्य देशों में भी मिलते हैं, जिसमें अनेक लिपि लिखी गई है। जिसमें यदि हम अफगानिस्तान वाले लेख की बात करते हैं जो पे यहाँ पर चित्र दे रखा है, तो इसमें यूनानी और आरामेइक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दैनिक जीवन की घटनाओं, जीवन यापन और इसके अलावा राजाओं द्वारा विभिन्न विवरण भी उत्कीर्ण कराए गए हैं। तो विजय के उपलक्ष्य में भी इस प्रकार के लेख तैयार किए गए हैं। आप अब सोचोगे कि हम पहले तक कह रहे थे ताड़पत्र, अब इनको पत्थरों पर लिखने की जरूरत क्या पड़ी। तो ताड़पत्र है वो कम स्थायी है, पत्थर अधिक स्थायी है, इसीलिए इन्होंने सोचा कि पत्थर पर लिखा जाए। इसके अलावा धातु की प्लेट पर भी लिखने का सोचा। अब ये काम तो रहा कि लेख कौन से लिखे गए, लेकिन इसके अलावा पत्थर की ईंट, इमारत, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण आदि भी हमारे अतीत को बताते हैं। यहाँ पर एक बर्तन बताया गया है जिसको मिट्टी से बनाया गया और जिस पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मुद्राएं बताई गई है, सिक्के बताए गए हैं जो लगभग 2500 साल पुराने हैं। तो इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें बर्तन प्राप्त हो जाते हैं, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, और साथ ही पुराने मनुष्यों की, जानवरों की, चिड़ियाओं की, मछलियों की हड्डियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। इससे हमें जानने मिलता है कि प्राचीन समय में जीव कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो इतिहास जो है, इतिहास, मतलब कि वह, हास मतलब जो बीत गया है, जो बीत गया है, जिसका हास हो गया है, वह ही तो इतिहास है। अब ऐसे में अतीत या इतिहास की बात करते हैं तो क्या, तो अतीत शब्द क्या है, तो अतीत मतलब कि किसका बीता हुआ समय, केवल हमारा बीता हुआ समय नहीं, केवल किसी परिवार का बीता हुआ समय नहीं, केवल समाज का बीता हुआ समय नहीं, हर वह समूह जैसे परिवार, समाज, देश, राज्य या व्यक्तिगत सभी का बीता हुआ समय इतिहास ही कहलाता है, अतीत ही कहलाता है। ऐसे में किसान हो या पशुपालक या राजा हो, सभी का जीवन जो है, व्यापारियों का जीवन है, शिल्पकारों का जीवन है, सभी को इतिहास के अंतर्गत ही रखा जाता है। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जैसे अंडमान निकोबार जहाँ पर मनुष्य शिकार आदि के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। अब ऐसे में जब वो इस तरीके के काम करते थे तो वह लेखा जोखा रखते थे क्या, तो आमतौर पर तो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी विशिष्ट घटनाएं जैसे विजय है या कुछ विशेष और कार्य है उसका लेखा जोखा रखने का कार्य करते थे। अब इसके अतिरिक्त हम बात करते तिथि की। अब तिथि मतलब क्या, यदि हम समय के तौर पर देखें तो यहाँ पर तो लिखा जाएगा एडी, सॉरी, यहाँ पर लिखा जाएगा बीसी और यहाँ पर लिखा जाएगा एडी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनो, बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा 0।
मतलब कि ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा के जन्म से, इसको कहेंगे हम एडी। तो एडी और बीसी यहाँ पर लिखा हुआ होता है, जो बताता है कि एडी मतलब कि वह समय जो ईसा के जन्म के बाद का है, बीसी मतलब वह समय जो ईसा के जन्म के पूर्व है। अब जैसे हम कहेंगे 400 बीसी मतलब कि 400 बिफोर क्राइस्ट, इसका अर्थ हो गया वर्तमान में 2022 चल रहा है और 400 साल पहले मतलब 2022 प्लस 400 मतलब हो गया 2422, मतलब कि लगभग 2500 साल पहले। तो हम यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखेंगे जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, बीसी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, और दूसरा है एडी जिसको कहते हैं एनो डोमिनी। ईसा के जन्म से, तो इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। और बीपी नाम का एक शब्द भी काम आता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। इसके अलावा बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। तो इस तरीके के शब्द जब भी हम आगे पढ़ेंगे तब काम लेंगे, इसलिए हमको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ अभिलेख दे रखे हैं जिसमें कुछ आकृतियाँ खुदी हुई है। इस तरीके के अभिलेख मिस्र में भी देखे जा सकते हैं, जहाँ पर मम्मी मिलती हैं, मृत शरीर मिलते हैं, और जहाँ पर पिरामिड आकार मिलते हैं, तो वही मिस्र है यहाँ पर जिसको हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये मिस्र की पिरामिड की आकृति मैंने आपको बता रखी है। इसके अतिरिक्त ये मम्मी है जिसका चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके का काम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पाषाण के शिलालेख अवश्य देखने को मिलते हैं। तो ये है कुछ बातें। मिस्र में एक चट्टान मिली है जिसको कहते हैं रोसेटा चट्टान। यह रोसेटा नामक स्थान से मिली है और जिस पर खुदा हुआ है, लिपि खुदी हुई है जिसमें यूनानी और मिस्र की भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने यहाँ पर राजा और रानी की अलग अलग बातों को दिखाया है जिसे कारतूस भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि संकेतों की बात करें तो समानार्थक ध्वनियों की पहचान की जा सकती है, संकेतों की पहचान की जा सकती है और फर्क किया जा सकता है कि इन वर्णों में क्या अंतर है। तो ये तो था यहाँ का महत्वपूर्ण कि कैसे सभ्यता का विकास हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। यह अब कृषि के आरंभ की बात करें तो 8000 साल पहले हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4700 साल पुरानी है। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो है 2500 वर्ष पुराना है और गंगानगर जो है वह 2000 वर्ष पुराना है। तो इस सभी को आपको पढ़ना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। रशीदा के मन में कौन सा प्रश्न आया, यही प्रश्न है। और ऐसे में राशिदा के मन में प्रश्न आया था कि हम अपने अतीत को कैसे जान सकते हैं और क्या अतीत को जान सकते हैं। तो 100 साल पहले की खबर कैसे मिलती है, इस तरीके का प्रश्न राशिदा के मन में उठा था और राशिदा ने उसको हल करने का प्रयास भी किया था। पुरातत्वविद द्वारा पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की बात करें तो शिलालेख है या फिर मुद्राएं हैं, यह पत्थर की बनी हुई होती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो विभिन्न मूर्तियाँ देख सकते हैं या भवन देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि राजा का जीवन क्या है और किसान का जीवन क्या है। तो इस तरीके का सारा विवरण इतिहास में हम देख सकते हैं। आज की कक्षा को हम
समाप्त करने के पहले इस बात को समझ ले कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी ने सुना इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।